रानी के महल से एक तरफ बाहर आने के बाद में हमें एक और इस प्रकार का छोटा सा जो ये गहराई का गड्ढा दिखाई दे रहा है। ये बेसिक तरीके से इत्र वगैरह इसमें डाला जाता होगा ताकि पूरे इस महल में सुगंध वगैरह की जा सके, खुशबू की जा सके। और अब हम जिस स्थान पर आए हैं दोस्तों, वो है यहाँ का एक रंग महल, जहाँ पर वो राजा रानी अपने प्राइवेट समय को बिताया करते थे और वो महल का हिस्सा यही वाला है। नीचे की तरफ तो खास तौर पर उनके सैनिक वगैरह तैनात रहते होंगे सुरक्षा उद्देश्य के लिए, और जो राजा रानी थे वो ऊपरी भाग पे बैठते थे। यहाँ पर दीवारों पे जो कुछ रंग है वो आज के वक्त में उतर गया है, कुछ बचा हुआ है। ये भी इस मुख्य कार्यक्रम वाले स्थल से अंदर आने का ही भाग हुआ करता था। आज के वक्त में इसकी जो दीवार है वो टूट गई है। अब हम एक बार ऊपर की तरफ चलेंगे और रंग महल में जो खासियत है वो भी आपको बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं इस रंग महल का नज़ारा कैसा आज बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी आर्च बना रखी हैं और काफ़ी सारे कमरे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो ऊपरी दीवार कितनी काली पड़ चुकी है इसकी। हम एक बार इस कमरे में देखते हैं क्या है। इन कमरों को देखने के बाद ही पता लगेगा कि कौन सा कमरा किस लिए काम आता होगा। ये एक बड़ा सा हॉल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस कमरे में। हम चलते हैं और आगे की तरफ। यहां से भी कमरा बंद है और ऊपरी दीवार देखिए आप एक बार। शायद यहां पर एक वक्त पहले चारों कॉर्नर पे कोई लोहे की खूंटी वगैरह लगी रहती होगी जिसपे वो अपना झूला वगैरह टांगते होंगे शायद, जिसके निशान आज भी दिख रहे हैं। और यदि हम आपकी नज़रों को इस तरफ और लेके जाएं तो रंग महल के अंदर का ये वाला जो कमरा है ये थोड़ा सा यूनिक दिख रहा है। और यहाँ पर पानी के चैनल्स भी बना रखे हैं। इसको देखते हैं अंदर से दोस्तों, क्या होगा ये। यहां चलते हैं एक बार। ये मिट्टी इसकी कच्ची है अभी और इस तरीके से हम इस पूरे रंग महल को घूम लेते हैं। और अब दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं इसके ऊपरी भाग में, जहां पर इस रंग महल का काफी बड़ा ऐसा हिस्सा है जो अभी हमारी नजरों से अछूता है। ऊपर जाने के स्टेप्स बनाई गई हैं और इन स्टेप्स को कवर करने के बाद में ये आ गया उनका रंग महल। दोस्तों इस रंग महल का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं रानी के महल से भी होगा, दिखाऊंगा कहां से है। और यहीं पर राजा रानी अपना प्राइवेट वक्त बिताया करते थे। ये उनका एक प्रकार का ख्वाबगाह है और इसकी जो यहां पर तराशी गई इमारतों में जो पत्थरों को गढ़ा गया है वो अपने आप में काफी ज्यादा लुभावना है। और यहाँ पर काफी सारे इस एरिया में आदिवासी लोग रहते हैं जो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र के ही वंशज कहते हैं। बताते हैं कि रोहित ने, जो उनके राजा हरिश्चंद्र के बेटे थे, उन्होंने यहाँ की एक आदिवासी लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उनको अपने वंशज कहते हैं। दोस्तों यदि हम इतिहास की बात करते हैं तो अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पोते रोहित, जिनके पिता का नाम था राजा हरिश्चंद्र, उनके द्वारा इस पूरे स्थान की स्थापत्य कला रखी गई थी। और रोहित के नाम पर ही इस स्थान का नाम भी रोहतासगढ़ का किला पड़ता है। और यहाँ के दीवारों पर जो आपको डिजाइन दिखाई दे रहा है वो अलग अलग शासकों ने जब रोहतासगढ़ के किले पर अपना अधिकार किया तो उनकी झलकियां साफ तौर पर आपको देखने को मिलेंगी। तो शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा का युद्ध जीता था हुमायूं को हराकर, और उसके बाद में रोहतास का जो स्थान है इसको अपने अधीन में ले लिया था। तो ये वाला जो किला वो उनके पास में आ गया था। तो उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी सारी इमारतें अपने समय में बनवाई थी। लेकिन यदि हम बात करते हैं 1556 के समय में, जब अकबर का शासनकाल शुरू हो चुका था, तो उसी वक्त में दोस्तों ये जो किला है यहाँ पर एक सूबेदार नियुक्त किए गए थे जिनका नाम था मुहिब खान ने इस
पूरे किले को जीता था और यहाँ के सूबेदार वो नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों यहाँ रंग महल के बाहरी हिस्से में इन पत्थरों की कार्विंग्स पे आपको जो पिकॉक है, मोर है, वो भी देखने को मिलेगा और ये इसके सबसे खूबसूरती अंगों में से एक शामिल है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यदि आप अपनी नज़रों को इस वाले हिस्से में लेकर जाएंगे तो सामने की तरफ जो रानी महल था उसमें से आने जाने का रास्ता था और रानी डायरेक्टली अगर राजा के साथ में उनको मिलना होता था तो वो सीधा इसी वाले हिस्से से इस रंग महल में आया करती होंगी। अब मैं आपको इस रंग महल का सबसे ऊपरी वाला भाग दिखाता हूँ जहाँ से आप इस पूरे महल को देख सकते हो। इसीलिए राजा ने इस पूरे स्थान को सबसे अलग और ऊंचाई पर बनाया है। आइए थोड़ा आगे की तरफ। रंग महल के सबसे ऊपरी भाग पे आने पर हमें जो पूरा ये किला है यहाँ से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ वो रानी का महल, इस तरफ बना हुआ ये रंग महल, उधर उनके दासियों के, उनके सैनिकों के कक्ष कमरे। इस तरफ यदि आप देखेंगे बाहर की तरफ तो उनके जो सैनिकों के रुकने की सराय होती थी वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है जिसे कैमूर की पहाड़ियाँ कहते हैं, जो कि ज़मीनी स्तर से तकरीबन 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस किले पर यदि आप आना चाहते हैं पैदल तो आपको ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 घंटे लगेंगे। 4 दिशाओं में अलग अलग दरवाजे हैं। गाड़ी यदि आप लेकर आते हैं तो 40 से 45 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको तय करने आपको 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं। तो इस किले को आप आइए, देखिए। यहाँ की कुछ इमारतें हैं जो इसके सामने की तरफ भी हमें दिखाई दे रही हैं, उनको भी यहीं से हम कैप्चर कर लेते हैं ताकि कोई भी हिस्सा यहाँ पर हमसे अछूता ना रह जाए। ये देख सकते हैं इन महलों का सारा भाग, कौन सा क्या कहाँ कैसे बना हुआ है, जिससे कि रोहतासगढ़ का जो किला है वो ऐसा बना हुआ है। तो दोस्तों जो खून वाली बात यहाँ पे पता लगती है, जो दीवारों से खून आता है, वो फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने अपनी पुस्तक में लिखा था। लेकिन स्थानीय जो निवासी हैं वो बेसिक तौर पर कहते हैं कि आज के समय में उन्हें ऐसा कोई भी सबूत देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इतना बड़ा महल ज़रूर है तो यहाँ पे रात के वक्त में उन्होंने आवाज़ें तो सुनी होंगी। तो इसलिए रात में जब ये बंद होता है किला तो इतना बड़ा होने की वजह से डर तो यहाँ पे लगता ही होगा। इनकी दीवारों के अंदर एक वही अलग सा सन्नाटा है, अलग सी एक गूंज है, अलग सा एक डर है, जिसकी वजह से बिहार के सबसे बड़े किलों में रोहतास का किला आता है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और अब चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।